उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ली मसूरी क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। विकास कार्यों की जांची प्रगति। धामी सरकार के 25,000 रोजगार दावे पर विपक्ष ने जताई शंका। कांग्रेस ने नौकरियों का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। नियुक्ति पत्रों से नहीं पता चलता असली आंकड़ा। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को जल्द मिलेगी राहत। सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार ने होटल, गाइड और वाहन मालिकों के नुकसान का करेगी आकलन। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए तय की 19 सितंबर 5 सदस्यों के अपहरण का मामला। हिंसा नेपाल का उत्तराखंड में असर। बॉर्डर इलाकों में रोजाना करोड़ों का कारोबार ठप। बॉर्डर से लगे बाजार हुए सूने। 9% मार्केट नेपाल भरोसे। 90% मार्केट नेपाल भरोसे। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे हों और जो कार्य लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने नीलकंठ विहार, ढोबालवाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों व आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सैरकी, सिल्ला और मसंदावाला क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया। विधानसभा क्षेत्र के काम हैं, उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया है। प्रदेश सरकार का दावा है कि धामी सरकार ने अब तक प्रदेश में 25,000 नौकरियां दी हैं। ये बात भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से दोहराते रहे हैं। वहीं विपक्ष इस दावे पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि अगर वास्तव में 25,000 नौकरियां दी गई हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि किन युवाओं को नौकरी मिली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नियुक्ति पत्रों का वितरण तभी किया जाता है जब वास्तविक आंकड़ा बड़ा ना हो। देखिए, अगर 25,000 लोगों को जॉब्स दी होती तो धामी जी खुद जॉब्स बांटते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर्स धामी जी दे रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आप छोटे मोटे आंकड़ों को लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाते हैं। और 25,000 लोगों को अगर रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। पत्रकार भी देख लेंगे, विपक्ष भी देख लेगा कि वो कौन 25,000 लोग हैं, उनको क्या जॉब्स दी गई है। उत्तराखंड में हालिया आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन जल्द शुरू होने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि होटल मालिकों से लेकर गाइड और वाहन स्वामियों तक सभी प्रभावितों को शीघ्र राहत मिले। और इस संबंध में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि टीम एक एक स्थल पर जाकर सर्वेक्षण करेगी और यह प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आजीविका से जुड़े नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है और केंद्र सरकार से सकारात्मक आश्वासन भी मिल चुका है। जैसे जब कोई आदमी उत्तराखंड में भ्रमण करते हैं तो वो अपना कहीं होटल में रुकते हैं, होटल हमारे होते हैं, होटल में लोग नहीं रुके, वो लॉस हुआ। हमारे व्हीकल ओनर्स हैं, उनकी व्हीकल नहीं किराए पे उठी, उनका लॉस हुआ।
हमारे दुकानदार हैं, सोनियर शॉप वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तमाम गाइड हैं, तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, सबका नुकसान हुआ है। तो वो सबके नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए, उसके लिए भी पैकेज की मांग किया है हम लोगों ने, और हमें आश्वासन मिला है कि पैसा हमको मिलेगा। शहर में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर आज बुद्ध पार्क में कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदली है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के अंदर और हल्द्वानी में अपराधी गुंडों के गैंग सक्रिय हो रहे हैं, जिनके ऊपर सफेद भाजपा नेताओं का हाथ है, लेकिन पुलिस डर के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपकी पुलिस के सामने पांच जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं? और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप समझिए ये आपका इस्तेमाल कर रहे, यूज एंड थ्रो करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, इनके दुख संघ के चेयरमैन जमानत में बाहर है। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक है वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं। लेकिन सरकार की नाकामी और सरकार की हठधर्मिता देखिए, एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नाम तो बिल्कुल दबा है, कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, कानून व्यवस्था। अरे कव्वाली का हत्याकांड देखिए, आप रामगढ़ का हत्याकांड देखिए, आप ओखलकांडा जितेंद्र बोरा का देखिए, आप दीपांशु नयाल का हत्याकांड देखिए, आप यहाँ मौर्य का हत्याकांड देखिए, ज्योति जो लड़की मेयर उसका हत्याकांड देखिए। पुलिस हत्याकांडों को खुलासे के लिए जनता और परिवारजनों को सड़कों पर उतरना पड़ा। इसका मतलब पुलिसिंग अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। कप्तान साहब को तत्काल जिला छोड़ देना चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर इंसानियत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, उसका अधिकारी कह रहा है एक विधायक से मैं दौड़ा आया। अरे आपने भारतीय प्रशासन की सेवा में जाकर यही कहा कि मैं दौड़ा चला है, आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते। आपको इस नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन और नेपाल बंद के कारण भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे बनबसा, टनकपुर, झूलाघाट आदि की बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट ने बताया कि भारत की ओर से कोई रोक नहीं है, लेकिन नेपाल बंद होने से व्यापार ठप है। उन्होंने घटना पर दुख जताया है। क्योंकि जो नेपाल में जैसे परिस्थितियाँ हुई आंदोलन की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए और जो वहाँ जो बाजार इस समय कारोबार जो होता था
20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था होता है आपका दशहरा, दिवाली, भाई टीका, इस पर भी हम लोग का जो व्यापारी लोग का कारोबार कम से 40-50 लाख रुपए पर डे कारोबार होता था, जो आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल शून्य है। हल्द्वानी में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया। होटल का एक कर्मचारी खिड़की से गिर पड़ा। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को होटल में करंट लगा और इसके बाद वे झटके से खिड़की तोड़ के नीचे गिर गया और इसके बाद वहां से जा रहे राहगीर उसको देखकर दंग रह गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, जिसे उन्होंने छोटी मानसिकता करार दिया। रमन ने कहा कि सरकार यात्रा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और हमेशा ये प्रयास करती है कि प्रदेश में आने वाला हर यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। देखिए, सरकार यात्रा को लेकर बिल्कुल गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम करती है। हमेशा कोशिश ये करती है कि कोई भी यात्री जब प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के लिए आए तो उसको सुरक्षित वो वापस अपने गंतव्य को जाए। यही सरकार का जो है एक विश्वास रहता है और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में ना आए, इस ओर भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस राजनीति करती है तो मुझे लगता है कि इसे छोटी मानसिकता कोई हो नहीं सकती। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो भाजपा का जहां संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और नई टीम के गठन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी। साथ ही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की जाए तो राज्य नेतृत्व की केंद्र से बात हुई है और ऐसे में नवरात्र या दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में भी, चाहे हम मंडल की बात करें, मंडलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। प्रदेश में नई टीम का गठन होना है, इसको लेकर के भी पूरी कसरतें पूरी कर ली गई हैं और जल्दी शुभ समय में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के भी कई पद रिक्त चल रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व की केंद्र नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता हुई है और मुझे लगता है कि नवरात्रों के आसपास या दीपावली के आसपास प्रदेश के अंदर कांग्रेस अब वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपे जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस सभी 70 विधानसभाओं, वार्डों और जिला पंचायतों तक पहुंचकर लोगों से 5 सूत्रीय मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाएगी। धस्माना ने कहा कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद केंद्र सरकार घबराई हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रही है। देखिए, आज 3 मुख्य विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके
चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के टेडा क्षेत्र में वन कर्मियों की बहादुरी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में दिन रात तैनात वनकर्मी उस समय संकट में पड़ गए जब वे नियमित गश्त पर निकले थे। टेडा कुलबंदा नाली के पास अचानक 3 टाइगर सामने आ गए। इनमें एक वयस्क टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक दिखी। इस खतरनाक स्थिति में 4 वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया। जो कर्मचारी हैं प्रतिदिन की नियमित गश्त पर थे, आज भी गश्त कर रहे थे। अचानक जो है एक टाइगर अपने बच्चों के साथ अचानक उनके मुंह के सामने आ गई, तो वो थोड़ा घबरा जैसे गए और पेड़ पर चढ़ गए। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है गांव के नजदीक है और वहां पर सुरक्षा गश्त हमारे द्वारा बढ़ा दी गई है और हमारे कर्मचारी इस समय भी रात्रि में भी वहां पर गश्त पर हैं। रामनगर में पुलिस प्रशासन ने सत्यापन अभियान चलाया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये कार्रवाई खासतौर पर भारी लोगों के खिलाफ की गई जो बिना सत्यापन के किराए पर रह रहे थे। जिनका सत्यापन नहीं मिला उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और मौके पर ही सत्यापन भी करवाया गया। थाना रामनगर क्षेत्र में कप्तान साहब के निर्देशन में आज 3 टीमें बनाकर लगातार सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बाहरी व्यक्ति और ठेली फड़ वाले और जो संदिग्ध व्यक्ति बगैर सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और उनका सत्यापन किया जा रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल के सामने द्वारका एनक्लेव में एक शातिर चोर आया और खड़ी बाइक को निशाना बनाया। तभी कुछ लोगों ने बाइक चोरी करते हुए चोर को देख लिया, पकड़कर उसे पीट दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोर को अपनी अभिरक्षा में थाने ले जाकर आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में इस साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और अभिस्वीकृति के आधार पर कराया जा रहा है। फौजदारी के शमनीयवाद, चेक बाउंस केस, बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल और उपभोक्ता आयोग के केसों का भी निपटारा हो रहा है। सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंच हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी। बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। हाँ, हमारे प्रत्येक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की 3य राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं, लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। रुड़की के धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड के पास महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलेज में गुलदार दिखने से छात्र छात्राओं समेत आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने वन विभाग को गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थल में हर साल पितृपक्ष के अवसर पर हजारों की तादाद में हर दिन तीर्थ यात्री अपने पितरों की पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। दंत कथा के अनुसार कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ स्थित पितरों का पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए तीर्थ यात्री अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए इस शुभ अवसर पर इस स्थान पर पहुंचते हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा की घड़ी में भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जहां कांग्रेस को चाहिए था कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव देती और आपदा से पीड़ित आम जनता के साथ खड़ी होती, वहीं इसके उलट कांग्रेस नेता केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं। चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। वो आपदा को भी अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उनको आपदा को लेकर के सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, आम जनता के साथ जो आपदा से पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके उलट वो केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं और प्रदेश की केवल छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं और केवल राजनीतिक रोटियां अपनी बयानबाजी करके सेक रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।